हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया था, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, ठीक है। तो टेम्परेचर रिएक्शन पे, किसी भी रिएक्शन पे टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारा जो रेट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑलमोस्ट हर तरह के रिएक्शंस का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ ही होता है, ठीक है। तो लिख लो एक पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of reaction increases, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट देखा गया, सेकेंडली देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि जब हम रिएक्शन को 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 10 डिग्री से, जैसे जैसे टेम्परेचर कोई रिएक्शन है उसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जो हमारा रेट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज़ करेंगे तो रेट हमारा क्या आ जाएगा, हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये भी लिख लो, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज़ करने से क्या होता है, हमारा जो रेट होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ही एक हमारा कॉन्सेप्ट आया टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट टीसी से जिसको डिनोट करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट at 398 डिग्री सेल्सियस, 398 केल्विन डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन, ठीक है, ठीक है। इसको और हम लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिवाइड बाई KT, ठीक है। ये होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो आती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में लाई करती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो रिलेशन निकाले हम रेट कांस्टेंट का, रेशियो ऑफ K2/K1, ठीक है, ये आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर में डेल्टा T डिवाइड बाई 10, ठीक है। रेशियो निकाले, एक ऐसा रेट कांस्टेंट जिसका टेम्परेचर T2 है और दूसरा रेट कांस्टेंट जिसका टेम्परेचर T1 है, उस पर हमारा ये रेशियो आएगा। यहाँ से इस इक्वेशन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, देखो आपको रेशियो पूछ लेगा K2/K1 का और टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा और यहाँ पे टेम्परेचर T2 - T1 कर देंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा K2/K1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग। तो जब हमारा क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका जो रेट है वो डबल हो जा रहा है ऑन राइजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो होगा क्या, जब इस तरह से बोलेगा कि 10 डिग्री राइज करने पे आपका टेम्परेचर जो है वो रेट जो है वो डबल हो जा रहा है, तब यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हम 2 रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे अर्हेनियस ने, उन्होंने इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ही लार्ज एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने बताया कि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन, देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन, देखो क्या होता है अर्हेनियस इक्वेशन, ये होता है K = A e⁻ EA/RT, ठीक है।
ये होता है इक्वेशन, बिल्कुल छोटा सा इक्वेशन है, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए आपका है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे ई ए क्या है, ई ए हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर क्या है, रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट नहीं है ये आपका गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी है आपका टेम्परेचर, ठीक है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, लिख लो यहाँ पे, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। या फिर अगर कैलोरी में इसकी वैल्यू देखें तो हम 2 कैलोरी लेते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, क्वेश्चन में पुट करने के लिए ये चाहता है, ठीक। आगे समझ में कि हमारा अरेनियस इक्वेशन क्या है, इसके कौन कौन से टर्म है, ठीक है। अब हम अरेनियस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले, इसको पूरे तरीके से समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद हम अरेनियस इक्वेशन को आगे देखेंगे। तो हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको समझने के लिए ये बताओ, हमारा जो रिएक्शन होता है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो उन दोनों को ही हम 2 अलग अलग ग्राफ से प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और समझेंगे वहाँ से कि क्या होता है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कब कहते हैं किसी रिएक्शन को, और एंडोथर्मिक कब होता है, उसके लिए एक ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। ये हम पहले देखो, और यहीं से हम इसी ग्राफ से समझेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ये कोई ग्राफ है हमारा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कोई रिएक्टेंट का है, हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी कोई इतनी है, ठीक है। दोनों जगह ही सेम एनर्जी ले लेते हैं रिएक्टेंट का, ठीक है। ये है रिएक्टेंट, ठीक, यहाँ पे भी ये है रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट जो है वो कुछ एनर्जी गेन करके कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। ये है हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्टेंट कुछ एनर्जी गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, लेकिन इस बार हमारा प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी से हायर रह गई। ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब समझो दोनों ही ग्राफ को। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गया, ठीक है। यानी रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी वो इवॉल्व कर दिया, ठीक है। एनर्जी को इवॉल्व किया और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है वो कुछ एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी उसे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब हमारा एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, लिखो यहाँ पे देखो एनर्जी इवॉल्व हुआ है, एनर्जी इवॉल्व, ठीक है। तो जब हमारा एनर्जी इवॉल्व होता है तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी इवॉल्व हुआ, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब,
ठीक है। ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे देखो एनर्जी का टर्म देखते हैं कुछ। ये होता है हमारा, ये जो लाइन है ये होता है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। ठीक है, ठीक, ये एनर्जी बैरियर। और यहाँ से एनर्जी बैरियर से पूरा यहाँ नीचे तक की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। रिएक्टेंट की एनर्जी जब तक यहाँ तक एनर्जी बैरियर तक नहीं पहुँचेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको हम एनर्जी देते हैं इतना कि ये यहाँ तक ना पहुँच के यहीं रह गया तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वापस रिएक्टेंट में ही रह जाएगा। ठीक है, यहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है, लिख लो यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम amount of energy required to convert reactant into product। ठीक है, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए, उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो ये होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी पहले से कुछ ना कुछ है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी हमारा पहले से ही कुछ ना कुछ है। ठीक है, और उसको हम इतना एनर्जी दें कि वो हमारा एनर्जी बैरियर तक पहुँच जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन कर ले, तो वही एनर्जी होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक की एनर्जी जो है इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसे फॉर रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी, यहाँ से ये जो हमारा एनर्जी बैरियर है, यहाँ से प्रोडक्ट की एनर्जी तक की, यहाँ तक की एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या फिर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को अगर हम वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसको इतनी एनर्जी देनी होगी, तब ये हमारा कहाँ कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब इससे क्या समझ में आता है, देखो कि अब ये समझो एक चीज़ कि जब रिएक्टेंट को हमें, अच्छा ठीक है, उसके पहले ये देखो ये क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी। और इसके बीच में होता है हमारा डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई, या फिर इसको हम डेल्टा एच से भी डिनोट करते हैं। ये होता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा ई या फिर डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच लिख लो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का माइनस बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। देखो कैसे आएगा ये डेल्टा ई, इसमें से ये पूरा है हमारा। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे इतना, तो ये आ जाएगा ना एक्टिवेशन, ये सॉरी डेल्टा ई आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो डेल्टा एच या फिर डेल्टा ई जो होता है वो इक्वल हो जाता है, इक्वल होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो कि रेट से कैसे ये रिलेशन होता है इसका रेट से। तो क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है हमें किस में, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है। ठीक है, अब इस एनर्जी यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा और प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो टाइम क्या है, प्रोडक्ट का टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी है हमें, तो इसका टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और इसमें क्या होगा, कम टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जब कम है, कम टाइम लगेगा यहाँ पे, तो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है,
एक्टिवेशन एनर्जी जब हम कम लगानी होगी, एनर्जी इसको कम देनी होगी, तो टाइम कम लगेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जो इसके कंपैरिजन में, प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, प्रोडक्ट से अगर हमें रिएक्टेंट बनाना होगा तो इस कंपैरिजन में अगर हम देखें, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट होगा वो फास्टर होगा, ठीक है, जब हमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होगा उससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपका कम है, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ से पे फास्टर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई जब लो होगा तो क्या होगा हमारा रेट कांस्टेंट जो होगा, रेट जो होगा वो क्या होगा हाई होगा, ठीक है, रेट हाई होगा, ठीक। अगर ई एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा तो रेट आपका क्या हो जाएगा, हाँ रेट क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, ठीक है, रेट क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगा तो हमारा रेट फास्ट होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट स्लो होगा। तो देखो इससे एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, देखो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। अगर एंडोथर्मिक को हम कंपेयर करें एक्सोथर्मिक से तो क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, जबकि यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो रेट है एक्सोथर्मिक का रेट फास्टर होगा देन एंडोथर्मिक के रेट से। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको लिख लो, द रेट ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है, फास्टर होगा किससे ज़्यादा होगा, या फिर करें फास्टर होगा, फास्टर देन रेट ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है। आगे नहीं इतना समझ में, ठीक है। रेट क्या होगा एंडोथर्मिक का स्लोअर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो इसका रेट फास्टर होगा, ठीक है। ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, रिलेशन किससे, हमारा रेट कांस्टेंट से, फिर रेट से, ठीक है। अब आगे इतना समझ में अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्हेनियस इक्वेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसको, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड रिएक्शन से। यहाँ से देखो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, देखो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड के लिए ज़्यादा होगा ये, और ये तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन, तो डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा वैल्यू, ठीक। अब हम देखेंगे अर्हेनियस इक्वेशन कि अर्हेनियस इक्वेशन हमारा आया कहाँ से, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आता है हमारा वांट ऑफ इक्वेशन से। वांट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वांट ऑफ इक्वेशन होता है डी ऑफ ln k डिवाइड बाई डी टी इक्वल होता है ई अपॉन आर टी स्क्वायर के। ये होता है वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को, तो इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों को ही, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ln k इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई अपॉन आर टी का स्क्वायर नॉट डी टी को इधर लेते जाएंगे डी टी,
इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कट जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा ln के। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट है आपका ई ए अपन आर, ई ए की वैल्यू आर की वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको हम बाहर लेंगे तो ई ए अपन आर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1/t² डॉट dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो एक सिंपल इंटीग्रेशन देखो क्या करते हैं हम, कैसा होता है हमारा, अगर इसका dx का इंटीग्रेशन करना हो, हमें x इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या आता है, x की पावर n है मान लो, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर में n+1 करते हैं डिवाइड बाई n+1, यही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको इसी तरीके से अगर इसको हम लिख करके करना चाहें तो देखो t² को 1/t² है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर -2 कर सकते हैं dt, यही है, दिख रहा है ना इसकी तरह, t की पावर -2 कर देंगे, यहाँ पे अपॉन में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो t रहेगा हमारा, पावर में n की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, t की पावर में -2 + 1 माइनस हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ t इनवर्स है, t इनवर्स को लिख सकते हैं 1/t, लिख सकते हैं ना कि, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया -1/t, तो ln k = E अपन r, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/t और प्लस यहाँ पे होगा ln a क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दी गई होगी, ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन का लिमिट पुट नहीं करेंगे तब हमें लगाना होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आगे इतना समझ में ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, ये ln k इक्वल्स टू, ये ln को इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा, ln प्लस में है ना, प्लस में ln है तो माइनस ln इक्वल्स टू e -e/RT हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -e/RT। अब इस तरह से अगर रहता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ln k डिवाइड बाई a इक्वल्स टू -e/RT, ठीक है। क्या हो जाएगा, ln को हम इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा k/a इक्वल्स टू e⁻⁻⁻e/RT, और यहाँ से हमारा आ जाएगा अर्हीनियस इक्वेशन e⁻⁻⁻e/RT, ये है हमारा अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। आगे समझ में, ये है हमारा अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक। अब इसको हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो दोनों साइड इस इक्वेशन में लॉग ले लो, फिर देखो ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो लॉग ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of k इक्वल्स टू log of a, ठीक है, प्लस हो जाएगा log of e के पावर में -e/RT, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये पावर में है तो पावर में जो भी होता है वो हमारा log के आगे आ जाता है, और log a की वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा आपका log k इक्वल्स टू log a, ठीक है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -e/RT, ठीक है। यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे log k वर्सेस 1/t का, log a वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का आपको दिख रहा होगा, y = mx प्लस ये होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है, तो देखो y के एक्सिस पे ये है और 1/t है x एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप जो आएगा, स्लोप देखो नेगेटिव आ जा रहा है और हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेकिन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये आपका होगा log a, ठीक, और स्लोप हो जाएगा -e/r, ठीक है। आगे इतना समझ में, ठीक। अब हम देखेंगे जब हमें कोई रेट कांस्टेंट दिया हो, उसके रिगार्डिंग टेम्परेचर दिया हो, फिर कोई रेट कांस्टेंट T2 दिया हो, उसकी भी रिगार्डिंग टेम्परेचर दिया हो,
T2, तो अरेनियस इक्वेशन का रिलेशन क्या होगा? तो देखो K1 है, इसके लिए T1 है कोई, और K2 है, इसके लिए टेम्परेचर T2 है, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, सॉरी अरेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा K1 के लिए, K1 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस ऑफ E अपॉन RT हो जाएगा, RT 1 हो जाएगा, ठीक है। K2 क्या हो जाएगा, A e टू द पावर माइनस ऑफ E अपॉन RT 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको K2 डिवाइड बाई K1 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, K2 बाई K1 हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये है ऊपर ना माइनस ऑफ A RT का RT2, ठीक है। K2 डिवाइड बाई K1 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला टर्म ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई E की पावर माइनस में EA अपॉन RT T1, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा आपका K2 बाई K1 ई टू द पावर माइनस E अपॉन RT2, और यहाँ पे होगा E की पावर में पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, E अपॉन में RT1, ठीक है। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, K2 बाई K1 पावर ऐड हो जाएगा, E की पावर माइनस ऑफ E अपॉन R बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई T2, ये T2 है ना, T2 माइनस 1 बाई T1, ठीक, ये हमारा एक रिलेशन होता है। और अब इसमें हम क्या ले लें, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अगर ln ले लें इसमें, ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है। ln K2 बाई K1, ln ऑफ K2 बाई K1 कर लें तो क्या हो जाएगा, ln इधर भी ले लेंगे तो ln ही बेस ही पावर आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ E अपॉन R, ठीक है, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ से ln ऑफ, इसको साइन को हम रीअरेंज कर दें अगर K1 तो EA अपॉन R और 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। जब हमें दिया होगा हमारा, यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, दो अलग अलग टेम्परेचर दे देगा और पूछ लेगा, आपको रेशियो पूछ लेगा, ठीक है, ln K2 K1 पूछ लेगा, या फिर आपको ये वैल्यू दे देगा तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, ठीक है। तो सॉरी, इसी तरीके से आपको यहाँ से इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हाँ, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, ln ऑफ K2 बाई K1 इक्वल्स टू E अपॉन R, ठीक है, और ये हो जाएगा T1 T2 और टेम्परेचर T2 माइनस T1। टेम्परेचर को हमेशा यहाँ पे केल्विन में लेंगे, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा तो उसको चेंज कर लेंगे केल्विन में, तब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा कभी भी क्वेश्चन करते हुए केल्विन में ही लेते हैं, ठीक। तो आगे इतना समझ में ना। अब ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, और इस इक्वेशन तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट, ठीक है। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है हमारा रिएक्शन के रेट पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।